नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक नए प्रैक्टिस के सेट के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी यूपी पीसीएस के अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप लोग इसको एक रिवीजन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं इस पूरे वीडियो को और आप लोग अंत तक देखिएगा। अभी कुछ लोगों के एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो उन लोगों के लिए मस्ट है ये वीडियो कि आप लोग जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि सभी के सभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया हुआ है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो अंत तक आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा और पूरे प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखिएगा और दिमाग में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि हम आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर से प्लस मैच द फॉलोइंग और कूट के प्रश्न ये एक नए तरीके हैं प्रश्न पूछने के। आज का जो परीक्षाओं में प्रश्नों को पूछने का जो दृष्टिकोण चेंज हुआ है उसके माध्यम से ये हमें जरूर ध्यान देना है क्योंकि जरूरी नहीं है आप लोगों को कि वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा देखने को मिले। तो कई तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसलिए हम लोग उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आते हैं। तो इनको इनके शासन काल के अनुसार हम कालक्रम में व्यवस्थित करेंगे। बाकी देखते हैं कौन कौन है। तो पहले है रघुनाथ राव जिनको राघोबा भी कहा जाता था। दूसरे हैं बालाजी बाजीराव। तीसरे नारायण राव। चौथा है बालाजी विश्वनाथ। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। बाकी इनके कालक्रम के अकॉर्डिंग हमें सही उत्तर चुनना है। तो रघुनाथ राव राघोबा का कालक्रम जो था शासनकाल वो कब से कब तक था तो वो था 1773 से 1774 तक। ये 1 साल तक इन्होंने शासन किया था रघुनाथ राव ने। बालाजी बाजीराव का इनका थोड़ा लंबा था 1740 से 1761 तक। नारायण राव का तो इनका था नवंबर तो इनका काफी कम दिनों का शासनकाल था। नारायण राव को बहुत कम दिनों तक ही ये शासन कर पाए थे। नवंबर 1772 से अगस्त 1773 तक इनका शासनकाल था। बालाजी विश्वनाथ का तो 1713 से 1720 तक। इसके अकॉर्डिंग आप लोग बताइए कि क्या सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले सबसे कम को रखेंगे 1713 से 1720 बालाजी विश्वनाथ। तो 4 फिर आ गए आपके इसके बाद 1713 के बाद देखते हैं कि इनसे बड़ा नंबर कौन सा है तो 1740 बालाजी बाजीराव का 1740 से 1761 इसके अकॉर्डिंग 2। फिर 1772 से 1773 है इसलिए 3 और फिर बचा आपका 1। इसी तरीके से हमें कालक्रम के क्वेश्चन को अरेंज करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4 2 3 1। प्रश्न नंबर 2 है प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। दूसरा है वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ए है 1 और 2 दोनों। बी न तो 1 नहीं 2। सी केवल 1। डी केवल 2। प्राचीन व्यापार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। उसके बारे में कहा गया है कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं तो ये सही है और वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में करना है। हम हमेशा आप लोगों को वीडियो में बताते हैं कि जो 1 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में जो हमारी गिनती है ये आरोही क्रम में है। जिनको कंफ्यूजन होता है आरोही और अवरोही में उनके लिए सबसे इजी है कि जो हमारी गिनती है वो आरोही क्रम में है बढ़ते हुए क्रम में। बल्लाल सेन है ये सभी के सभी बंगाल के सेन शासक हैं। बल्लाल सेन दूसरे लक्ष्मण सेन तीसरे हेमंत सेन विजय सेन। इन सबके शासन काल के अकॉर्डिंग इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बल्लाल सेन का शासनकाल कब से कब तक था तो 1160 से 1178 तक इनका शासनकाल था बल्लाल सेन का।
लक्ष्मण सेन का 1178 से 1206 ईस्वी तक था। हेमंत सेन का 1070 से 1096 ईस्वी तक। विजय सेन का 1097 से 1160 ईस्वी तक विजय सेन का था। इसके अकॉर्डिंग आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा। आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3 4 1 2। प्रश्न नंबर 4 है, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। दूसरा है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए है 1 और 2 दोनों, बी न तो 1 नहीं 2, सी केवल 1, डी केवल 2। तो अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी, ये सही है। बाकी दूसरा है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई, ये गलत है। तो पहला इसका सही है केवल 1, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पांचवा है, निम्नलिखित सूचियां 1 और 2 अर्थशास्त्रियों, लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तकों को क्रमशः दर्शाती हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ गए। सूची 1 है अर्थशास्त्री लेखक, दूसरा उनकी पुस्तक है जो उन्होंने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। इसमें से ये जो एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछी गई है डायरेक्ट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो मिडल, फिर है हिर्समैन, कॉल्डर, एडम स्मिथ, इन लोगों की कौन कौन सी बुक है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो मिडल की बुक इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, इनकी बुक है। हिर्समैन की बुक द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉल्डर की है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कॉल्डर की बुक है। एडम स्मिथ की है द वेल्थ ऑफ नेशन। तो आप लोगों को भी हमने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है? तो एडम स्मिथ की। आप लोग इसको एकदम इंपॉर्टेंट मान के याद रख लीजिएगा। इसके आधार पे इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। छठा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, सूची 2 जीवमंडल रिजर्व, ये है राज्य। तो कौन सा जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सिमलीपाल है, नोकरेक है, अगस्त्य मलाई, मानस। तो आप लोग भी बताइए कौन कौन सा कहाँ है, साथ में हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो सिमलीपाल जो है वो है उड़ीसा में। नोकरेक कहाँ है? ये है मेघालय। अगस्त्य मलाई कहाँ है? केरल में। बाकी मानस असम में है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी 2 4 1 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर का क्वेश्चन है। 7वां, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दूसरा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तीसरा है इंडियन सोसाइटी, चौथा इंडियन एसोसिएशन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में। इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब? तो 1872 ईस्वी में। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना इंडियन सोसाइटी की। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है 1 3 4 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक।
तो पहला है शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, तीसरा अंतरिम सरकार का गठन, चौथा है ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन। तो ये काफी फंसाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ईयर का डिफरेंस ही नहीं है, इसमें सिर्फ डेट का डिफरेंस है और मंथ का डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें काफी फंसाते हैं अगर हमने डीपली स्टडी नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं शाही भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई, तो 15 फरवरी 1946। इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन, तो जनवरी 1946। तो देख रहे हैं आप यहाँ सिर्फ डेट का और मंथ का ही डिफरेंस हो रहा है, दो में तो सिर्फ डेट का ही डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें मतलब दिक्कत होती है, अगर सिर्फ हम रट के गए हुए हैं तो फिर नहीं हो पाते हैं हमसे ये ऐसे क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको हमने बता दिया कि कब कब क्या क्या हुआ था, इनकी डेटिंग। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4-2-1-3। प्रश्न नंबर 9 है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। दूसरा है, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, देखते हैं। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, सही है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं कि एक, अब आप देख रहे होंगे कि एक नया पैटर्न ये भी है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो कभी भी हमें क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाना नहीं है, अगर इजी पूछे तो भी हड़बड़ाना नहीं है, हार्ड पूछे तो भी प्रेशर में नहीं आना है, क्योंकि कभी कभी प्रेशर में आ जाने से क्वेश्चन हम गलत करके एग्जाम में आ जाते हैं। तो बहुत कूल होके हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर देना है। तो ए है अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, तो ये सही है। बी है अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, ये भी सही है। सी है अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, तो नहीं ये गलत है, बल्कि ये राज्यपाल के पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जो होती है उसको ये परिभाषित करता है, जो आर्टिकल 155 है। तो नियुक्ति प्रक्रिया को, राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है उसी को ये परिभाषित करता है, आर्टिकल 155। यहाँ दिया हुआ राज्यपाल को हटाना, इसलिए ये गलत है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, टर्म, तो ये इसका सही उत्तर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155 सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। पहला है लोकसभा द्वारा, दूसरा राज्यसभा द्वारा, तीसरा राज्य विधान मंडलों द्वारा, चौथा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा है। बाकी यहाँ ऑप्शन है। तो भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, तो लोकसभा के द्वारा कोई भी संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा, बाकी राज्य विधानमंडलों द्वारा और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं। तो आपको याद रहेगा कि भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन लाने का जो उपक्रम होता है वो किसके द्वारा, तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। तो इसलिए 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए है 1 और 2 दोनों, बी केवल 2, सी न 1 नहीं 2, डी केवल 1। तो भारत के संविधान में क्या कथित है, इसके आधार पर देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, वो योग्य बात यहाँ ये है कि पूछा है सही सुमेलित नहीं है। तो ए है जीवीके राव समिति। ये हमने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है समितियों के बारे में। अगले जो हमारा पुराना वीडियो देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, पता होगा। तो इसका है प्रखंड स्तर पर नियोजन, तो ये सही है। बी है चंदवाला समिति ग्रामीण ऋण, ये भी सही है। सी है संधानम, यहाँ लिखा है लेकिन संस्थानम समिति होती है। पंचायती राज वित्त, तो नहीं, संस्थानम समिति जो है ये भ्रष्टाचार निवारण से रिलेटेड है। ये जो है इसके लिए भ्रष्टाचार निवारण से, ये भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए समिति बनाई गई थी। तो अगर कभी भी मान लीजिए यहाँ दिया है पंचायती राज वित्त, तो शॉर्ट में देखें तो ये भ्रष्टाचार निवारण के लिए संस्थानम समिति बनाई गई थी। बाकी अशोक मेहता समिति है पंचायती राज संस्थाएं, तो याद रखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति भी कई बार पूछा जा चुका है और जीवीके राय समिति भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी संस्थानम समिति को भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। संस्थानम समिति जो है वो पंचायती राज्य वित्त से नहीं रिलेटेड है, बल्कि ये भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित समिति है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित युग्मों एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए है अलुपुरम अलवाय केरल, बी बेलगावी कर्नाटक, सी मूरी छत्तीसगढ़, डी हीराकुंड उड़ीसा। तो अलवाय एल्यूमिनियम संयंत्र जो है वो केरल राज्य में है, ये सही है। बेलगावी कर्नाटक, ये भी सही है। बाकी हीराकुंड उड़ीसा, ये भी सही है। मूरी जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो मूरी है कहाँ? ये है झारखंड में। अगर कभी भी पूछे कि जो मूरी एल्यूमिनियम संयंत्र है वो किस राज्य में है, तो वो है झारखंड में, न कि छत्तीसगढ़ में। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा है सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वां है, निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न पे। कुछ का है कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न तो हमें बहुत पढ़कर ही जवाब देना है। तो ए है राजाजी उत्तराखंड, बी पिन वैली जम्मू एंड कश्मीर, सी है बांदीपुर कर्नाटक, डी है सिमलीपाल ओडिशा। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, ये सही है। पिन वैली जम्मू कश्मीर में है? नहीं, पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है। अभी हम देखते हैं कहाँ है। बाकी अगले चलते हैं ऑप्शन पे। बांदीपुर कर्नाटक में है, ये सही है। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में, ये भी सही है। तो पिन वैली आपकी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में ना होकर ये हिमाचल प्रदेश में है। तो आप लोगों को याद रहेगा कि पिन वैली कभी भी पूछेगा तो आप लोग भूलेंगे नहीं, जो हमारे वीडियो को देखे होंगे, कि पिन वैली जम्मू एंड कश्मीर में ना होकर ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। 16वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है कोयला भंडार, दूसरा है राज्य। कौन सा कोयला भंडार कहाँ है, किस राज्य में, उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। ए है हुतर, बी इब नदी, सी है तातापानी, रामकोला, डी उमरिया। उमरिया नाम का तो एक स्टेशन भी है। तो देखते हैं, जो हुतर कोयला भंडार है वो कहाँ है? तो झारखंड के पलामू में है ये। ईब नदी कहाँ है? ये है ओडिशा में। तातापानी रामकोला छत्तीसगढ़। उमरिया कहाँ है? उमरिया कोयला भंडार, तो ये है मध्य प्रदेश में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा है। तो हुतर है, तो ए का 4 है। हम यहीं से डायरेक्ट देखिए 2 कैंसिल हो जा रहे हैं, ए और बी। तो यहाँ सी और डी में कंपटीशन हो गया कि कौन सा सही उत्तर होगा। बी का 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहीं से आंसर हमारा आ जा रहा है। डी भी गलत, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सूची 1 को, प्रश्न नंबर 17 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन लाइनर में खूब पूछता है इससे। और सूची 2 है स्थान क्षेत्र, मतलब जो स्थानीय तूफान है फेमस, वो कहाँ कहाँ आते हैं, कौन से क्षेत्र में, उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। इसमें ए है आम्रवर्षा, बी फूलों वाली बौछार, सी काल बैसाखी, डी लू। तो देखते हैं, आम्रवर्षा
कहाँ होती है? तो इसको हमने एक वीडियो में बताया भी था काफी डिटेल में। इसमें कई वर्षा के बारे में हमने बातचीत की थी। आप लोग पिछला मेरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो उसमें हमने बताया हुआ है। आम्रवर्षा तटीय कर्नाटक क्षेत्र। फूलों वाली बौछार किस क्षेत्र में होती है? तो केरल में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, और लू पंजाब से बिहार तक। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजधानी है, देश है, किस देश की कौन सी राजधानी है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं। ए है नायपीड़ा म्यांमार, सही है। बी है खार्तूम इथियोपिया। सी है डबलिन आयरलैंड। डी ओटावा कनाडा। तो खार्तूम किसकी राजधानी है? डबलिन आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी कौन सी है? डबलिन, ये भी सही है। कनाडा की राजधानी ओटावा, ये भी सही है। बाकी खार्तूम किसकी राजधानी है? इथियोपिया की। इथियोपिया की नहीं है बल्कि ये, तो यही इसका सही उत्तर होगा। ये सुमेलित नहीं है। बाकी देखते हैं, ये सूडान की राजधानी है खार्तूम। याद रखिएगा आप लोग कि कभी भी पूछे खार्तूम किसकी राजधानी है तो आप लोग तुरंत जवाब दीजिएगा सूडान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी सुमेलित वाले क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर निबंधकार है सूची 1 में, सूची 2 में है निबंध। तो कौन सा निबंध किस निबंधकार द्वारा लिखा गया है उसी के आधार पर देखते हैं। बाकी आप लोगों में से बहुत सारे लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं तो आप लोग तुरंत इसका आंसर दे देंगे। आप लोगों का हिंदी के लिए भी काफी तैयारी होगी। तो देखते हैं। ए है देवण भट्ट, बी हेमाद्री, सी माधवाचार्य, डी है बल्लाल सेन। तो देवण भट्ट की कौन सा निबंध है देवण भट्ट द्वारा लिखा गया? ये है स्मृति चंद्रिका। हेमाद्री द्वारा चतुर्वर्ग चिंतामणि। माधवाचार्य पराशर माधव। बल्लाल सेन दान सागर। तो इसके आधार पे इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20 है। ये भी देखिए क्रोनोलॉजी ऑर्डर से क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है क्योंकि ये सब दिवस से रिलेटेड है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो देखते हैं कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस तो 31 मई को, और अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? ए है अजैविक, बी जलीय निवासी, सी स्थलीय निवासी, डी जैविक। तो भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? तो जायज सी बात है वो स्थलीय निवासी कहलाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जो पानी में रहते हैं जीव जंतु उनको जलीय निवासी कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है। ए है पिवटल जोड़, बी सैडल जोड़, सी हिंज जोड़, डी बाल एवं सॉकेट जोड़। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है तो वो होता है पिवटल जोड़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 है, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है। ए है अर्किया, बी रोगाणु, सी बैक्टीरिया, डी प्रोटोजोआ। तो कौन सा जो सूक्ष्म जीव है रोग पैदा करने वाला? तो वो है रोगाणु, जिसको पैथोजेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, दूध इनमें से किसका उदाहरण है? ए है फोम, बी सॉल, सी एरोसोल, डी इमल्सन। तो दूध किसका उदाहरण है? तो वो है इमल्सन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, बेकिंग सोडा का सूत्र है। ए है KHCO3, बी Na2CO3, सी K2CO3, डी है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा ये भी खूब फेवरेट क्वेश्चन है। यूपी लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें कभी ना कभी जरूर पूछ देता है।
तो बेकिंग सोडा का कौन सा सूत्र है? NaHCO3। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। CPR प्रश्न नंबर 26 है। CPR से तात्पर्य है, ए है कार्डियो प्रोग्राम बचाव, बी है कार्डियक पल्सेटाइल संशोधन, सी है कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, डी है कार्डियोपल्मोनरी संशोधन। तो CPR से तात्पर्य है, अगर किसी को पता हो तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है। ए है पल्मोनरी शिरा, बी सिस्टिक शिरा, सी है कार्डियक शिरा, डी हिपैटिक पोर्टल शिरा। तो यहाँ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है वह कहलाती है क्या? तो वो कहलाती है पल्मोनरी शिरा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 28 है, मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, संबंधित होता है। ये किस अंग से रिलेटेड होता है, किस अंग से संबंधित? उसके आधार पे मधुमेह जो रोग है, ए वृक्क से, बी पित्ताशय, सी यकृत से, डी अग्नाशय से। तो ये किस जो मधुमेह है हमारे किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है? तो वो है अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज भी बोलते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक है स्थान, दूसरा है नदियों का संगम। तो नदियों का जो संगम है वो किस स्थान पर है उसके आधार पे हमें मैच करना है। इसमें आपका पहला है देवप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी कर्णप्रयाग, डी टिहरी। बाकी नीचे कूट दिया है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखते हैं कि कौन किससे मैच करता है। बाकी है पहला हमारा देवप्रयाग, तो वो किससे रिलेटेड है? तो वो है अलकनंदा और भागीरथी। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर। टिहरी है भागीरथी और भिलंगना। तो इस आधार पे इसका सही आंसर क्या होगा 29 का? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 4 1 3। प्रश्न नंबर 30 है, कूट से रिलेटेड आ गया। तीसरा है, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। दूसरा है, शीतकालीन अयनांत के कारण वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ये भूमध्य सागरीय जलवायु से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसके संदर्भ में पूछ रहा है। तो ये पहला देखते हैं कि यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ये सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु में जब भी पूछे कि शीत ऋतु में वर्षा होती है तो सच है, ये सही है। शीतकालीन अयनांत के कारण वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो आज का हमारा जो 30 प्रश्नों का संकलन था प्रैक्टिस सेट का, वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप अंत तक वीडियो से जुड़े रहे होंगे और पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए रहे होंगे। और हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि हमारा जो 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि एग्जाम में आपके प्री में जो आगे पूछता है जीएस पेपर में वो सिर्फ 30 ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम 30 ही क्वेश्चन लेकर आते हैं। लेकिन ऐसे लेंदी टाइप के क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके। और ये क्वेश्चन सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरे जितने भी अब कम समय आप लोगों के पास काफी कम है, जिनके एग्जाम अभी जल्द हैं दिसंबर में, उनके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो आप लोग पूरे बस अब रिवीजन करिए और इसके अलावा आप लोग पूरे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको बार बार देखिए, सॉल्व करिए और वीडियो से जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।